हेलो गाइस, मैं हूं मैं रहमतुल्लाह। मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा और आपका रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं चैनल पर, और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। ये सैयद मुजम्मल शाह जो हैं उनकी वीडियो लेकर हम आए हैं। तो वीडियो का टाइटल क्या है? ये जनाब है द ड्रीम ऑफ इंडो पाक पीस। बाकी ड्रीम ही है। हाँ, ड्रीम है। तो ये देखते हैं भाई वीडियो, और उसके बाद जो है वो अपना कीमती जो है रिएक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। I recalled my invitation to Prime Minister Vajpayee to Lahore in February 1999. I was looking forward to meeting Prime Minister Nawaz Sharif. आज से कुछ अर्सा पहले मेरी एक पाकिस्तानी एकेडमिक, एक हिस्टोरियन, एक स्कॉलर से गुफ्तगू हो रही थी, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई मुझे। वो कहानी कुछ यूँ थी कि मुशर्रफ के दौर में, जब पाकिस्तान में मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा वीज़ा था इंडिया का, जो मुझे बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट पर मिला, जो इतना रिलैक्स था कि मल्टीपल एंट्रीज़ उसमें अलाउड थी। एक बड़ा पीरियड था, आप आ जा सकते थे, इतनी स्क्रूटनी नहीं थी, इतनी पाबंदियाँ नहीं थी, इतने चेक्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अक्सर बार तो ऐसा हुआ कि मैं फ्राइडे की सुबह लाहौर में काम कर रहा हूँ, और मुझे अक्रॉस द बॉर्डर मेरे इंडियन दोस्त जो कि जर्नलिस्ट हैं या एकेडमिक हैं, उनके मैसेज आया करते थे दैट वाई डोंट यू कम ओवर फॉर द वीकेंड। और ऐसा होना कि मैंने फ्राइडे की शाम को यहाँ से कैब करवा के वाघा जाना, बॉर्डर क्रॉस करना वहाँ से, और उसके बाद मैं आगे फ़्लाइट लूँ या बाय रोड जाऊँ, दिल्ली चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, वहाँ जाके वहाँ के कुजीन्स ट्राई करने, दोस्तों के साथ सोशलाइज करना, पार्टी करनी। यूज़ टू हैव अ ग्रेट फन टाइम एंड बी बैक ऑन संडे इवनिंग बैक टू लाहौर इन पाकिस्तान, एंड ऑन मंडे आई यूज़ टू गो टू माई वर्क अगेन। मेरे तो दिमाग ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ सुनने के बाद वही जो विटगेनस्टाइन कहता है ना, पिक्चर थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, कि एक जो ज़बान होती है, जो अल्फाज होते हैं, वो आपके दिमाग में एक तस्वीर क्रिएट करते हैं। उस तस्वीर का जो मतलब होता है, उस लफ्ज़ के मतलब से आप उसको एस्क्राइब कर देते हैं। तो जब मुझे ये बताया गया, मेरे दिमाग में तस्वीर ही नहीं आई। उसकी वजह यह है कि हमने तो ज़िंदगी में कभी इमेजिन ही नहीं किया कि इतना आसान भी हो सकता है बॉर्डर क्रॉस करना, वापस आना, एंजॉय करना, एक दूसरे को इंसान समझना। उसकी वजह यह है कि हम जिस रियलिटी में बड़े हो रहे थे, मैं अपनी मिलेनियल्स की जनरेशन्स की बात कर लूँ या जो आज वाली जेंजी है इनकी बात कर लूँ, तो इनको तो अगर आप ये बातें बताएं तो शायद वो तसव्वुर ही ना कर पाएँ कि ये होता किस तरह था। हालांकि मुशर्रफ साहब के दौर में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे इतने, बट मैं ये कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ, वो जिस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ना कि इफ़ यू वांट टू नो द फ्यूचर, नो द पास्ट फर्स्ट। अगर आप मुस्तकबिल जानना चाहते हैं तो पहले माजी और तारीख़ को देखिए कि वो क्या था। पाकिस्तान में, हो सकता है हिंदुस्तान में भी, बहुत सी ऐसी जनरेशन्स हों जिनको शायद इल्म भी ना हो दैट हाउ ग्रेट इट कुड हैव बीन अगर इस खित्ते में ताल्लुकात इस्तवार ऐसे किए जाते जो इंसानी ताल्लुकात होते, जिसके बाद एक पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पर आता, जिसके बाद यहाँ पीस होता और यहाँ कॉमन हिस्ट्री को चेरिश करते हुए लोग पाए जाते। बहुत से लोग मुझे एक्यूज़ करते हैं कि आप रिपीटेडली यही चीज़ रिपीट करते रहते हैं कि इससे ज़्यादा ज़रूरी चाहे दुनिया में शायद कुछ है ही नहीं आपके लिए। तो मैं यही कहूँगा कि दुनिया भर में कोई भी पाकिस्तानी मेरे बेंचमार्क से पेट्रियाटिक नहीं हो सकता इफ़ ही और शी डज़ नॉट एडवोकेट फॉर गुड रिलेशंस विद इंडिया, बिकॉज दैट हैज़ ऑलवेज बीन द सीक्रेट फॉर आवर कंट्री टू मूव फॉरवर्ड। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें शॉर्ट साइटेडनेस इतनी ओवर पावर कर गई कि हम भूल ही गए कि ऐसा पॉसिबल भी था, और अब तो सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको एक वाक़या ये तो सुना दिया, लेकिन एक ऐसा इवेंट भी दोबारा से याद करवाना चाहता हूँ जो आज से बहुत से लोगों को पता होगा आप में से कि उस इवेंट में क्या कुछ इनकम्पस था। बट द क्लोजेस्ट दैट आई थिंक वी केम टूवर्ड्स पीस, टूवर्ड्स रिकन्सिलिएशन, टूवर्ड्स पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वॉज व्हेन वाजपेयी साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने लाहौर का विज़िट किया।
मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की म्यूचुअल तारीख़ में इससे बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था। पहले भी ये बात कर चुका हूँ, लेकिन आज इस इवेंट को रिवाइव करना ये सिग्नल करेगा, और मैं कोशिश ये करूँगा कि इसीलिए इसको किया जाए ताकि ये जनरेशन्स जो जानती ही नहीं हैं कि दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, शायद उनके जहन में कोई फ्यूचर ऐसा आए जो कल को जाकर इवन हमारे भी बाद वो क्रिएट तो कर सकें, जिसका सोच तो सकें। तो आज ज़रा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म 50-60 प्रोमिनेंट शख्सियात को, पर्सनालिटीज़ को एक बस में बिठाकर अपने साथ लाहौर ले आए वाक़ा के थ्रू। ये बात है 1970s की, जब सिमला अग्रीमेंट साइन किया गया था, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। उस सिमला अग्रीमेंट के तहत हमने ये तय किया था कि LOC में जो पोजीशंस थीं उनको होल्ड किया जाएगा और एक दूसरे की टेरिटरी को इनक्रोच नहीं किया जाएगा। तो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व थी कि ये, पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कौन से बैकग्राउंड और कौन से बैकड्रॉप में ये सारी डिस्कशंस हुई जिससे बाज भाई साहब लाहौर आए थे। तो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी जिसके तहत इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वुर किया जाता था LOC को। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो 80 और 90 की दहाई थी, यानी कि 80s और 90s, उसमें जो कश्मीर में इंसर्जेंसी थी उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बुरी तरह एक्लिप्स किए रखा। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर ऑपरेट करती रहीं, जैसे JKLF थी इनिशियली, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। आगाज़ में उसको पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट मिली, लेकिन बाद में जब उन्होंने कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करना शुरू की तो सपोर्ट मिलना थोड़ा कम हो गई। इसके अलावा दीगर फैक्शंस और भी थे। फॉर इंस्टेंस हिज़्बुल मुजाहिदीन का फैक्शन था और एलिजिडली जमात इस्लामी इसको सपोर्ट किया करती थी। हरकतुल मुजाहिदीन की तहरीक थी वहाँ पर, हरकतुल अंसार की तहरीक थी। इसके अलावा लश्कर तैयबा का तो आपको पता ही है, वो भी वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। इस सारी सूरत हाल में जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी रही कि इन 20 सालों में कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी, वो कश्मीर की इंसर्जेंसी थी, जिस वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं सामने आती। मूविंग फॉरवर्ड, मई 11 1998 पे अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो हिंदुस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। पोखरान की मैं बात कर रहा हूँ। 2 न्यूक्लियर टेस्ट करता है, उसका रिस्पांस भी आता है 28 मई को। पाकिस्तान की तरफ से चागई में न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक टेस्ट किया जाता है। दोनों कंट्रीज़ पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करते हैं दैट वी आर न्यूक्लियर पावर्स। पूरी दुनिया इस पे एक स्टेट ऑफ शॉक में भी जाती है, पैरानोया में भी जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के PM को फ़ोन करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ़र करते हैं, टेस्ट ना करो। कहा जाता है कि सबसे डेंजरस खित्ता ये बन चुका है। उसकी वजह है कि 2 इतने हॉस्टाइल कंट्रीज़ जिनकी एक तारीख़ है उस वक्त तक 3 जंगें लड़ने की, क्योंकि कारगिल तब हुआ नहीं था, उनके पास न्यूक्स आ गए हैं और ये उसको इसी तरह इस्तेमाल ना करें जिस तरह किसी के हाथ में माचिस आ जाती है जो सबको जला देता है। तो ये सब होने के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप ने ये एक्नॉलेज किया दैट नाउ थिंग्स हैव गॉन साउथ एंड वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज अब अगर हमने पीस की बात ना की और न्यूक्स चला दिए इर्रेस्पॉन्सिबल होके, तो उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा। सो दैट बिकेम अ मोटिवेशन ऑफ इंस्टिगेटिंग अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज़। आगाज़ होता है जुलाई 1998 से, जब पहला डायलॉग होता है न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से। उसके बैकड्रॉप के बाद सार्क का समिट होता है कोलंबो, श्रीलंका में, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे और अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो उस वक्त के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनकी गुफ्तगू होती है। कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं निकलता, क्योंकि उसके बाद LOC पे कंसिस्टेंट स्कर्मिशेस होते हैं, कंसिस्टेंट फायरिंग के इवेंट्स होते हैं। इसीलिए बार बार ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये फ्यूटाइल साबित हो जाते हैं। आगे चलें तो 23 सितंबर का दिन आता है 1998 का, जब जनरल असेंबली का इजलास हो रहा होता है UN का न्यूयॉर्क में। यहाँ पर भी वाजपेयी और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात होती है एंड दिस बिकम्स एन इवेंट जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डिसाइड होता है कि फॉरेन सेक्रेटरीज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस्लामाबाद में मिलेंगे 15 अक्टूबर 1998 को।
एक सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस का आगाज़ होगा और CBMs भी डिसाइड होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो लिए जाएंगे इस नवाज़ शरीफ और वाजपेयी मीटिंग में। पहला CBM डिसाइड ये होता है कि टेलीफोन की जो हॉटलाइन है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान वो दोबारा से खोली जाएगी। मेरा ख्याल है आज तो ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ोन उठाए और डायरेक्टली मोदी साहब को फ़ोन कर दे, नॉट पॉसिबल। तो रिस्टोर होती है हॉटलाइन। इसके अलावा बताया ये जाता है कि दूसरा CBM जो डिसाइड किया है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाने में और इन्हांसमेंट ऑफ ट्रेड पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ इस पे मेजर्स भी लेंगे मुख्तलिफ। तीसरा CBM डिसाइड होता है कि हम रीइस्टैब्लिश करेंगे रेलवे लिंक को, जो कि खोखरा पार यानी कि पाकिस्तान का इलाका और मुनाबाव जो राजस्थान में है इसके दरमियान रेल नेटवर्क्स को रिवाइव करेंगे। चौथा CBM डिसाइड होता है कि डायरेक्टली एक बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा दिल्ली और लाहौर के दरमियान में, ताकि ट्रांसपोर्टेशन जब तक शुरू नहीं होती दो खित्तों के दरमियान तब तक वहाँ पर पीस नहीं आ सकता। ठीक है। इसके बाद ये डिसाइड होता है कि वीज़ा रिलैक्सेशन अनाउंस की जाएगी, यानी कि अगर मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान आना है, तो मुझे ये ना हो कि एम्बेसी वाले बिठा के ज़लीली करते रहें, और अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैंने हिंदुस्तान जाना है, तो ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की एम्बेसी वाले मुझे मुंह नहीं लगा रहे और वीज़ा नहीं दे रहे, डिफरेंट इररेलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो वीज़ा रिलैक्सेशन होगी और इसके अलावा रिडक्शन इन बॉर्डर फायर, जो LOC के ऊपर स्कर्मिशेस होंगे उसको कम करने पर ये CBMs डेवलप करने की बात होती है। आगे चलता हूँ। ये भी बताया गया कि सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स जो होंगी वो जल्द होने वाली, जिस तरह मैंने पहले बताया। तो इन टॉक्स में होता क्या है कि इंडिया इसके बाद में नो फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक का जो न्यूक्लियर यूज़ का जो अग्रीमेंट है उस पर इंसिस्ट करता है। पाकिस्तान को ये कहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर। पाकिस्तान ये तो मानता है कि नॉन अग्रेशन का पैक्ट होना चाहिए, बट ये पॉइंट कि नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, इस पे उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिसके बाद ये टॉक्स ज़रा स्टॉल हो जाती हैं और एक्यूजेशंस लगना शुरू हो जाते हैं दोनों साइड से। इसके बाद न्यू दिल्ली में एक और राउंड होता है टॉक्स का, अक्टूबर की टॉक्स के बाद, जिसमें सर क्रीक का डिस्प्यूट ज़ेर बहस आता है। इसके अलावा वुलर बैराज का जो इशू था, इसको आप गूगल कर सकते हैं क्या था, वो सामने आता है। काउंटर टेररिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे बात की जाती है। ये सारी सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान ये प्रपोज़ करता है कि थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स में, जिसको हिंदुस्तान तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि हमें न्यूट्रल आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, इंडिया इसको अपोज़ करता है, डिसएग्रीमेंट फिर बनते रहते हैं। लेकिन पैराडाइम शिफ्ट कहाँ पर आता है? जब इनाग्रेशन होती है लाहौर और दिल्ली की बस सर्विस की। उस इनाग्रेशन में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब वाजपेयी साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ इस बस पर बैठकर पाकिस्तान। तो इस तरह से ये बस का जो जर्नी है ये अमृतसर से शुरू होता है और इस बस पर वाजपेयी साहब सवार होते हैं। फरवरी 1999 की मैं बात कर रहा हूँ, 1999 फरवरी, जिसमें वाजपेयी साहब का विज़िट होता है लाहौर में, और उनके साथ 25 प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान विज़िट करते हैं एज अ जेस्चर दैट दिस इज़ नॉट जस्ट द पॉलिटिकल बट अ कल्चरल एक्सचेंज एज वेल। बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो थे उनमें शत्रुघ्न सिन्हा थे जो एक्टर हैं काफ़ी प्रोमिनेंट। इसके अलावा फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया कपिल देव मौजूद थे इस बस के ऊपर, सतीश गुजराल मौजूद थे, जावेद अख्तर मौजूद थे जो राइटर हैं। और ये बस पहुंचती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान आकर कहाँ कहाँ ले जाया जाता है ज़रा ये सुनिए। तो सबसे पहले तो जो एक सेरेमनी तकरीब का जो इनकाद होता है वो मीनार पाकिस्तान पर होता है, जहाँ पाकिस्तान की डिक्लेरेशन किसी दौर में 1940 में मार्च में, अब से कुछ रोज़ पहले वो दिन भी गुज़रा, मंजूर की गई थी, जिसको पाकिस्तानी प्रेस और फॉरेन मीडिया कहता है इम्प्लिसिट रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान्स सॉवरेनिटी। इसके साथ साथ लाहौर समिट होता है फरवरी 20 से फरवरी 21 तक 1999, और क्रिकेट की टेस्ट सीरीज़ करवाए जाने की बात अग्री की जाती है। हॉकी डिप्लोमेसी की बात की जाती है कि हॉकी के मैचेस होंगे। पार्लियामेंटेरियंस मीट रखवाया जाता है जिसमें लेजिस्लेटर्स दोनों कंट्रीज़ के मिलेंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे बात की जाती है। लाहौर फोर्ट यानी कि लाहौर का जो शाही किला है
वहाँ पर वाजपेयी साहब को ले जाया जाता है, अल्लामा इकबाल के मज़ार पे ले जाया जाता है जो प्रोमिनेंट पोइट थे, गुरुद्वारा डेरा साहिब का वो विज़िट करते हैं, इसके साथ साथ समाधि पे जाते हैं रंजीत सिंह की, ठीक है। और इस दौरान जो वो गुफ्तगू करते हैं, आप ये सुनिए और सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि क्या आज 1% भी इम्कान है कि कोई पाकिस्तानी या इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये बात करने की जुर्रत भी करेगा, ऑन रिकॉर्ड करना तो दूर की बात। ज़रा सुनिए, वाजपेयी साहब कहते हैं गवर्नर हाउस में जब रिसेप्शन था, वहाँ पर स्पीच में कहते हैं, व्हेन आई गो बैक होम सम पीपल इन माई पार्टी विल से दैट बाय गोइंग टू द मीनार पाकिस्तान आई हैव प्लेस्ड माई मोहर सील ऑन पाकिस्तान। कहते हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा हिंदुस्तान तो बहुत से मेरे पार्टी मेंबर कहेंगे कि आपने मीनार पाकिस्तान पर जाकर पाकिस्तान के वजूद पर ही मोहर लगा दी है। कोट एंड कोट, क्या पाकिस्तान मेरी मोहर से चलता है? पाकिस्तान की अपनी मोहर है और वो चल रहा है। डज पाकिस्तान नीड माई सील ऑफ कंसेंट? पाकिस्तान हैज़ इट्स ऑन सील एंड इट वर्क्स। वाजपेयी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को मेरी मोहर नहीं चाहिए, इट ऑलरेडी वर्क्स, इट्स अ कंट्री, इट डज नॉट नीड माई रिकग्निशन। आगे चलें, आगे कहते हैं सस्पिशंस आर सो डीप, Pakistan is a reality. We want it to grow and thrive. There has been so much enmity. Let's give friendship an opportunity. In these 24 hours, I feel the distance between Delhi and Lahore has become a little less. We must bring all of Pakistan and India closer. वो कहते हैं कि इतनी दुश्मनियाँ हमने पाल लीं, इतनी लड़ाइयाँ हमने कर लीं, और असल रियलिटी ये है कि हम भी चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े, आगे जाए। और साथ साथ ये कि मैंने महसूस किया पिछले 24 घंटों में कि लाहौर और दिल्ली का रास्ता बहुत कम हो गया है। ये ज़रूरी है अगर हमने आगे बढ़ना है कि हर पाकिस्तानी को हर हिंदुस्तानी के करीब लाया जाए। दिस इज़ स्टफ ऑफ ड्रीम्स being said by a Prime Minister of India, stuff of dreams. It is equal to a German Chancellor going to Auschwitz और वहाँ पर जाके वो रिकग्नाइज़ करे कि मुझसे गलती हुई। इट इज़ इक्वल के किसिंजर यहाँ पर आए और उसके बाद में निक्सन चाइना जाए और वो इकट्ठे बैठे माओ के साथ या चाइनीज़ हायरार्की के साथ और वो कहें कि अब ख़त्म लड़ाई चाइना अमेरिका की। इतना बड़ा इवेंट था ये जिसमें दोनों साइड्स ने रोल प्ले किया, ठीक है। और इसके बाद में जो आउटकम्स थी, अगर मैं उसको ब्रीफली टच करूं, वैसे तो आप बहुत एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है जो डिक्लेरेशन थी लाहौर की या जो स्पीचेस हुई वो सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें ये डिसाइड हुआ कि जॉइंट स्टेटमेंट इशू की जाएगी, MOU साइन होते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर का इंक्लूडेड, वो उसका एक फ्रेमवर्क बिल्ड किया जाएगा, कैसे होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने से पहले हर कंट्री दूसरे कंट्री को बताया करेगा कि कब करना है, ठीक है। टेररिज्म को कॉम्बैट करने की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, ट्रैवलिंग को आसान बनाया जाएगा, ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से इंडियन रुपीज़ में 387 करोड़ रुपए की शुगर भी मंगवाई। इसके बाद ये कहा गया कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, अनाज भी हैं, पावर एक्सपोर्ट्स भी हैं, वो की जाएंगी, ठीक है। और ट्रेड पॉलिसी WTO के तहत बनाई जाएगी। साथ साथ ये कि प्रिजनर्स एक्सचेंज होना शुरू हो गए। मार्च 22 को कैदियों का तबादला होता है, पाकिस्तान अपने कैदी जो हिंदुस्तान के हैं उनको देता है, वहाँ से कैदी यहाँ आते हैं। वीज़ा और ट्रैवल रिलैक्सेशंस होना शुरू हो जाती हैं इसके बाद से। और जसवंत सिंह और सरताज अजीज़ जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स थे, इनकी मुलाकात होती है मार्च 99 में सार्क में। लाहौर का जो डिक्लेरेशन था उसकी इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हो जाता है इसके बाद से। ये सारा कुछ होते हुए देखकर हमेशा से जो पाकिस्तान की राइट विंग है उसकी पेट में दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि हमारी तो दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी अगर ये हो गया। तो जनाब रिस्पांस क्या आता है? रिस्पांस ये आता है कि जमात इस्लामी वेहेमेंटली अपोज करती है कि क्यों यहाँ पर ये आए, ठीक है। और ब्लैक डे मनाती है वाजपेयी साहब के यहाँ आने पर। मर गए, बेच दिया, कश्मीर बेच दिया। जो आज तक ये व्यापार करने वाले बैठे हुए हैं ना इस मुल्क में, जैसी पीस की बात करो, पहला नारा कश्मीर बेच दिया, कश्मीर बेच दिया, वही शुरू हो गया। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुई जमात इस्लामी के अंडर।
पत्थर फेंके गए डिप्लोमेट्स की गाड़ियों के ऊपर, वाजपेयी साहब के कॉन्वॉय को रोकने की कोशिश की गई, बैनर लगाए गए गो बैक वाजपेयी, ठीक है। मुशर्रफ साहब जो कि उस वक्त के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने भी ये सोचा कि ये तो गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है हमें, ये तो हमारी विशेस के अगेंस्ट सारा कुछ हो रहा है। उसकी वजह है कि वो नवाज़ शरीफ को अपना लीडर मानते ही नहीं थे, जो हमेशा का पाकिस्तान का हाइब्रिडाइजेशन का इशू रहता है। तो मुशर्रफ साहब ने भी हीरोइक अपनी तरफ से हीरोइक करतूत क्या की, उन्होंने ये की कि मैं सलूट नहीं करूँगा, यानी कि मीनार पाकिस्तान पे जो सारा इवेंट हुआ, मुशर्रफ रिफ्यूज़ टू सलूट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, hence signifying that I am not a party to this offence or to the resolution of this offence. और इसके अलावा हिंदुस्तान में राइट विंग ने भी ज़ाहिरी बात है एहतजाज करना था, क्योंकि वो भी इसको कैश कर रहे थे उस टाइम के ऊपर। शिवसेना क्रिटिसाइज़ करती है बीजेपी को और कहती है कि आपने अपना स्टांस ही तबाह कर दिया कश्मीर के ऊपर। इसके अलावा आरएसएस भी एहतजाज करती है, विश्व हिंदू परिषद जो है जिसको वीएचपी कहते हैं वो भी एहतजाज करती है। दोनों गवर्नमेंट्स प्रेशर में आ जाती हैं, किसी हद तक फिर से बयानबाजियाँ शुरू करना पड़ती हैं। नवाज़ शरीफ साहब फिर से कह देते हैं कि वाजपेयी साहब ने तो मान लिया था मेरा स्टांस कि कश्मीर को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है। वाजपेयी साहब रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैंने भाई ऐसा कब कहा है। दोनों तरफ से बयानात कुछ दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। ये होती है लोकल पैटी पॉलिटिक्स, जो कि किसी स्टेट्समैन को पैटी पॉलिटिशियन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इसी तरह किया। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि ये सारी ट्रेजेक्ट्री जो हम अटेन कर रहे थे, जिसके तहत पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ना था, लोगों ने एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज करना था, बॉर्डर पे फायरिंग बंद होनी थी, बॉर्डर सॉफ्ट होने थे, इसके साथ साथ ये कि ट्रेड बढ़नी थी, यहाँ के शहरियों के पेट भरने थे, ठीक है, और जंगों पे हथियारों पे पैसे लगाना बंद करने थे, वो सारा प्लान ही लपेट दिया गया। जब पता चला कि अक्टूबर 1998 से मुशर्रफ साहब तो कारगिल करने की प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। एक तरफ लाहौर डिक्लेरेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और दूसरी तरफ जंग की तैयारी जारी है, सही है। अक्टूबर 99 में मुशर्रफ साहब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। मैं कारगिल की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे हुआ, क्योंकि वो इन इट सेल्फ अ मैसिव इवेंट है। अगर उस पर बात शुरू कर दी 30 मिनट और ले जाऊंगा आपके, उस पर बहुत जल्द बात करूंगा कि उसमें किसने क्या किया, कौन जीता कौन हारा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो सारा इवेंट हुआ जिससे A to Z ये सारी एफर्ट हमने दरिया में बहा दी, डिस्ट्रॉय कर दी, सही है। द लास्ट नेल इन द कॉफिन एंड द लास्ट बस दैट वी मिस्ड, आई सपोज। बहुत से लोग कहते हैं मुंबई अटैक्स की वजह से उसके बाद में टॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो पैराडाइम शिफ्ट थी। मैं नहीं मानता। मैं समझता हूँ वाजपेयी साहब का लाहौर आना पैराडाइम शिफ्ट था और कारगिल होना तमाम दरवाज़ों के बंद होने का आखिरी इवेंट था, जिस पे हमारा तो मातम करने का दिल करता है, ठीक है। आप लोग खुशियाँ मनाएं जो कि जिंगोइस्टिक नेशनलिस्ट हैं सारे, ठीक है, चाहे इस तरफ हों उस तरफ हों। उसकी वजह है कि डिवीजन पे नाचने वाला हमेशा शॉर्ट साइटेड होता है, इमोशनल होता है, और इसके अलावा ह्यूमनिस्ट नहीं हो सकता कभी। हम तो उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को रोते हैं जो यूरोप में हुआ, जिसके बाद नेशन स्टेट्स बनी और बाउंड्रियाँ मार दी गईं। हम तो उस 9/11 को भी रोते हैं जिसके बाद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तगड़े हो गए दुनिया में, और होमलैंड सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स बने अमेरिका में, और वीज़ा मिलना हराम हो गया मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का, टेररिज्म की सर्ज हो गई, क्योंकि इसने ह्यूमन फ्रीडम को कन्फाइन कर दिया, हमें और आपको डब्बों में बंद कर दिया, दम घोट दिया, हमारा सांस लेना महाल कर दिया। इसीलिए मेरे नज़दीक तो ये कोई बड़ा सेलिब्रेशन का इवेंट नहीं था। तो इस तरह से जनाब, बाद में आपको सारी कहानी पता है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक्स होते हैं हिंदुस्तान में, 2008 में मुंबई अटैक्स होते हैं हिंदुस्तान में, और ये लास्ट नेल इन द कॉफिन जो था ये पूरी तरह से मटीरियलाइज हो जाता है और तमाम दरवाजे आज तक बंद हैं। अगर ये सब ना होता तो आज बर्रे सगीर कैसा होता, सब कॉन्टिनेंट कैसा होता, ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान
से अगर ट्रेड हो रही होती तो ईस्ट एशिया की जो मार्केट्स हैं उसको एक्सेस करना कितना आसान होता पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा हिंदुस्तान के लिए जो सेंट्रल एशिया की मार्केट्स हैं जो आज हमें बाईपास करके उनको एक्सेस करनी पड़ती हैं, वो कितना इजी होता अगर पाकिस्तान के थ्रू हिंदुस्तान ट्रेड कर रहा होता। सही है। थर्ड पार्टी स्टेट्स जैसे अफ़गानिस्तान है, जैसे यूएई है, अगर आज मैंने कोई इंडियन प्रोडक्ट यूज़ भी करनी है ना तो पहले मैं दुबई मंगवाऊंगा, वहाँ से यहाँ मंगवाऊंगा, डायरेक्ट नहीं आ सकती। ये बॉर्डर है साथ, वहाँ से नहीं आ सकती। इसी तरह अफ़गानिस्तान के थ्रू बहुत सा खाम माल आएगा, अदरवाइज़ नहीं आ सकता। वो सारा फ्यूचर हमने बर्बाद किया। इसके अलावा जो बहुत सी क्रॉप्स हैं, लेट्स से कि हिंदुस्तान एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का और अनियन का, और पाकिस्तान में यही वो कमोडिटीज़ हैं जो इतनी इन्फ्लेशन का शिकार होती हैं, नहीं मंगवा सकते वहाँ से। वैक्सीन नहीं मंगवा सकते, दवा नहीं मंगवा सकते, हस्पताल नहीं भेज सकते किसी ऐसे लिवर के पेशेंट को, इम्प्लांट के पेशेंट को जिसका इलाज रीसेंट पास तक पाकिस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान में था। इंडिया के बहुत से ऐसे रिलीजियस टूरिस्ट जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होती है, नहीं आ सकते। वो उन जगहों पर नहीं जा सकते जो कि उनके डीएटीज़ हैं, जो वो देखना चाहेंगे। वो अपने वो रिश्तेदार, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्टर्स की पैदाइश की जगह देख नहीं सकते। हम नहीं देख सकते। कौन सा ऐसा ख़ानदान है इस पूरे खित्ते में जिन्होंने घरों में ये कहानी नहीं सुनी कि उनके बड़े उस तरफ थे, और जो उस तरफ थे उन्होंने ये कहानी नहीं सुनी कि उनके बड़े इस तरफ थे। नहीं जा सकते, नहीं देख सकते। आपने ज़बरदस्ती तलवार से तारीख़ को काट के लहू लहान कर दिया। जना साहब ने कहा मैंने तो 2 भाइयों की लड़ाई का मसला हल करवाया था, उसके बाद तो मैं गर्मियों की छुट्टियां भी मालाबार हिल्स मुंबई में गुजारा करूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हो सका। फाउंडिंग फादर का विजन है ना ये भी, कि बॉर्डर हार्ड नहीं होगा। हो सका? नहीं हुआ। आज इंडिया में सोलर एनर्जी सबसे सस्ती एनर्जीज़ में से एक है दुनिया में, नहीं मंगवा सकते वहाँ से हम। वहाँ एनर्जी एक्सपोर्ट्स सरप्लस एनर्जी है, पाकिस्तान नहीं इंपोर्ट कर सकता। रिसेंटली हिंदुस्तान ने क्लेम यह किया कि हमने 9 सालों में 240 मिलियन हिंदुस्तानियों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। पाकिस्तान इस अचीवमेंट को रेप्लिकेट नहीं कर सका। दिन ब दिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली गुर्बत में इजाफा हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस रहा, टेररिज्म की सर्ज रही, और हमने इस एक गलत फ़ैसले की वजह से अपना सारा फ्यूचर, सारी रिलायंस हमने वेस्टर्न बॉर्डर पे लगाई। तालिबान की झोली में जाकर हमने अपनी लॉयल्टीज़ डाल दी और उन्होंने भी हमें अब्यूज़ किया, और आज हमारे हाथ खाली हैं। आज जो हमारी चीन से एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारी अफ़गान तालिबान से एक्सपेक्टेशन थी, जो ईरान से एक्सपेक्टेशन थी, किसी ने भी उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि हमने ही कुछ नहीं किया। तो एक बॉर्डर को आपने इतना हार्ड करके बाकियों पे जो रिलायंस की, वहाँ से भी कुछ ना मिला। ये है ट्रैजिक स्टोरी। इसका कोई एंड हैप्पी नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी कोई ऐसी कहानी नहीं हो सकती कि एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बट जर्मन फिलोसोफर नीत्शे ने कहा था दैट द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशंस इज़ फार बिगर देन द रियल वर्ल्ड। ये वीडियो आज से कोई 8-10 साल बाद अगर यंगस्टर कोई देखे तो शायद उसके दिमाग में वो तस्वीर आ जाए जो मेरे दिमाग में नहीं आई। शायद वो इमेजिन कर सके कि अगर पास्ट में हम इतने करीब आए हैं तो जितनी भी गलतियां, मैं तो ऑन कैमरा कह चुका हूं कि 4 जंगें हमने लगाई, जितनी भी गलतियां हमने की, शायद फ्यूचर जनरेशन्स में से कोई एक ऐसा इंसान कल को किसी भी मुल्क की लीडरशिप का हिस्सा बने, इस तरफ या उस तरफ, जिसका दिमाग सिर्फ ये तसव्वुर कर पाए कि ये हो सकता है, और वो फिर हो सकता है। बिकॉज अनटिल यू imagine something, it can never become reality. So this event could only become reality in future if we do not stop imagining peace, love, cooperation, and above all, acceptance of the sanctity of humanity above jingoism, nationalism, and all prejudices. Thank you.
तो गाइस वीडियो तो हुई खत्म भाइयों, तो बड़े यार शानदार यार वाकई। वीडियोस की सैयद मुजम्मल की ये जो वीडियो है ना बड़ी कमाल की थी यार। बड़े कह लें कि खुशी हुई ये वीडियो देखकर कि यार किस तरह उन्होंने एफर्ट्स किए। और स्पेशली जो मैं कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा कह लें गुड मैसेज दिया। मन से उन्होंने ये कोशिश की, काविश की कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना साथ हो जाए, बिल्कुल क्लोज हो जाए। बिल्कुल ये बात भी हकीकत है दोस्तों यार, वाकई ऐसा दौर फिर आना चाहिए और दोनों कंट्री के जितने भी कह लें कि आपस में डिस्प्यूट हैं या आपस में जितने भी क्लैश हैं वो ख़त्म होने चाहिए और दोनों का आपस में दोबारा से जो है वो प्यार होना चाहिए। लेकिन वाकई यार मैंने पहले बात यही करता हूँ, अच्छा हमारी तरफ से भी मैसेज जो है वो पीस का दिया गया शहबाज शरीफ उसका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सॉरी, तो दूसरी जगह से अटल बिहारी वाजपेयी थी। दोनों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और एक बस सर्विस भी चलाई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी सब खुद पाकिस्तान में आए। तो ये बहुत बड़ा एक दुनिया को मैसेज दिया कि हम मतलब कि ठीक है हम अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं। तो फिर गले मिले, यहाँ पर उनको वेलकम किया गया और मीनारे पाकिस्तान पर जहाँ पर 1940 में जो है पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, तो वहाँ पर वो आए। तो और वहाँ पर बड़ी शानदार एग्रीमेंट भी काफ़ी किए। उसने मुजम्मल भाई ने शिमला वक्त जो है उसकी भी बात की। इसके अलावा उसने जो 1971 की बात हुई मुख्तसर उस पर भी उसने रोशनी डाली, जब उनके दरमियान एग्रीमेंट जो हुआ, जो हमारे 93,000 फौजी थे उन्होंने सरेंडर किया और उसका साइन बकायदा हुआ। उसके बाद ऐसा जो भी सूरत हाल थी वो उसने पूरी डिटेल के साथ बताई। लेकिन सबसे मेन जो बात थी वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था और नवाज शरीफ जो थी उसकी कह लें कि जो जितनी भी आपस में ताल्लुकात जब भी मुस्तकबिल के लिए जो अहम फैसले करने थे वो इनकी बातें थी। तो इस हवाले से इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है वो आते हैं लाहौर में। बाकायदा एक बस जो है मेरे ख्याल में समझौता बस उसका नाम दिया गया था, वो आती जिसमें वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो है और भी काफ़ी पर्सनैलिटीज जो वहाँ पे मौजूद थी वो भी लोग मीनारे पाकिस्तान आए और उन्होंने चंद एक बातें भी की कि मेरे जो लोग हैं वो मुझे, मेरे पार्टी के लोग ये भी कहेंगे वो भी कहेंगे। उन्होंने यही कहा है कि मेरी वोट की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को, ये खुद एक कंट्री है और ये ऐसे ही चलता रहेगा, मेरी कहने के पहचान या शनाख्त की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बातें जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की थी। लेकिन एक बात जो उन्होंने मेरे ख्याल में उधर से समझौता बात जो है वो भी भेजी थी और ट्रेन जो थी मेरे ख्याल में वो भी इनके बीच चली थी। जो इंडिया से ट्रेन यहाँ आई थी तो यहाँ पे मेरे ख्याल में उन्होंने कह लें कि काफ़ी जो है कत्लो गारत हमारे की गई इधर, तो इधर जो है ना वो दोबारा भेजी गई। तो उसके बाद जो है ना वो ट्रेन जो थी वो बंद हो गई थी आने, इंडिया से पाकिस्तान आने। पाकिस्तान से भी इंडिया जाती थी लेकिन पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान से दोनों ये ट्रेनें जो थी वो बंद हो गई थी, जहाँ पे कत्लो गारत जो है ना काफ़ी हुई थी। तो मैं इस वीडियो का जो निचोड़ मैंने देखा वो यही है कि भाई नवाज शरीफ जो थे और अटल बिहारी जो वाजपेयी, और सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि कोशिश और काबज जो थी वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की। उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि पाकिस्तान के नौजवान जो है उसको भी आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान जो है उस मुल्क को भी आगे तरक्की करनी चाहिए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सोच थी। और जो बात इसने मुजम्मल भाई ने किया है कि कुछ कह लें कि हमारे राइट में जो कुछ कह लें कि हमारे ताकतवर हल्के जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये आपस में दोनों कंट्री ना एक हो जाए, क्योंकि अगर ये दोनों कंट्री जब भी एक होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा जिनकी जो है ना इन की जंग की वजह से या इनमें आपस में इख्तलाफ रखने की वजह से रोटी रोजी जो है वो चलती है। तो हम भी जानते हैं, इंडिया भी जानता है कि कौन जो है जो बीच में ये दरार जो है उन्होंने बनाई हुई है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने सैयद मुजम्मल ने की और मेन उन्होंने यही बात की कि कुछ हमारे अनासर जो है यहाँ पे ऐसे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान को कभी एक होने ही नहीं देंगे। और ये अटल फैसला है, ये हकीकत है। जब तक उनकी सफाई ना होगी या वो जड़ से ना खत्म हुए तब तक ये दोनों मुमालिक जो है ना एक दूसरे के जानी दुश्मनी बने रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, होना नहीं चाहिए था। हमारे दोनों मुमालिक जो है इन आम भी यही चाहती है
और काफ़ी हद तक जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो दोनों हैं वो आपस में इकट्ठे हो। हालांकि उन्होंने मेरे ख्याल में इंडिया ने पहले न्यूक्लियर जो है ताकत का मुजाहरा किया, उसके बाद पाकिस्तान ने 1998 में जाके चागी के मुकाम पर अपना जो है न्यूक्लियर जो हथियार है वो शो किए, जिसकी वजह से वो मुजम्मल कह रहा था कि बिलियंस की तादाद में, बिलियंस डॉलर्स की तादाद में भाई उन्होंने कहा है कि हम आपको मदद देते हैं, आप ये जो है ना एटमी टेस्ट जो है रोक दें। तो भाई ये बिल्कुल ठीक उन्होंने फैसला किया था। दोनों मालिक ने अपने कह रहे कि टेस्ट शो करके पूरी दुनिया को दिखाया था कि हम भी न्यूक्लियर की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी भाई, वाकई ये तो बड़ा मज़ा आया और बड़े अच्छा लगा, क्योंकि ये दोनों कंट्री को जो कि शुरू से लेकर आज तक जो है वो आपस में इनके मुख्तलिफ मुद्दे चलते ही आ रहे हैं। तो लेकिन ऐसा भी एक दौर आया जिसमें भाई ट्रेनें चलाई गई हैं और बसें चलाई गई। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा कह लें कि अच्छी बात है, पीस होना चाहिए। लड़ाई मसले जो है वो तो हर एक में चलते रहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर का ही है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी कश्मीर का मुद्दा भी था तो फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने भी कोऑपरेट किया नवाज शरीफ ने। लेकिन जो उस वक़्त जो आर्मी चीफ था जनरल वो था मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ जो है, तो वो कारगिल जो है कारगिल उस वक़्त वो कारगिल की तैयारियां कर रहा था। तो ये हैरानगी वाली बात है जब एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इजाज़त ना दे, तो एक मामूली सा जो चीफ आर्मी स्टाफ है उसकी क्या औकात है कि उसको जो है वो खुद से वॉर का प्लान अच्छा, करना। मुझे इस बात का एक मिनट, इस बात में ये मुझे लगता है कि इसमें कोई तीसरा भी शामिल था, और जहाँ तक मेरी अकल काम करती है वो मैं समझता हूँ कि अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी भी कंट्री को जो है वो खुश या खुशहाल नहीं देखना चाहता। वो हमेशा से अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो है सुपर पावर को आपस में लड़वा कर अपने हथियार भेजता है। तो ये जो उसने कहा कि भाई बीच में जो कह रहे हैं कि हो सकता है ये मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने लड़ाई का भी इरादा कर लिया। एक तरफ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके साथ कह लें कि अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रवाबत जो है वो कायम करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे मुशर्रफ साहब थे वो कारगिल की वार जो है वो उन पर इम्पोज कर रहे थे। तो ये कुछ हकायक हैं जो सैयद मुजम्मल ने हमारे सामने रखे, और ये बिल्कुल ठीक है। कुछ अनासर हैं, कुछ ऐसी कुछ शर पसंद है, और मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि वो हमारी इस्लामी जमातें जो है वो भी बीच में कूद पड़ती है कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है अवाम के फायदे के लिए, तो आपको क्या होता है मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि यहाँ के इस्लामी जमातों का क्या काम है उनके खिलाफ बातें करना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में और अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में। बात ये दोस्तों कि आपको पता होगा कि इस वक्त तकरीबन 56 कंट्रीज में ट्रियर NFT एक स्कैम चला हुआ है, अब स्कैम हो चुका है। इंडिया में भी होगा, इंडिया में काफ़ी लोग उसके जो हैं वो यूज़र हैं। आपको पता है कि वो एक यानी कि ना चैन बनाना होता है, एक बंदे ने उसको फॉलो किया, फिर उसके नीचे आए और फिर उसके आगे उसके जरिए क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब ये है कि हमारा भी इस तरह एक चैन बना हुआ है। हमारी जो है आर्मी को हैंडल करता है अमेरिका हैंडल करता है आर्मी को, आर्मी हैंडल करती है जो हमारी कठपुतली ये इस्लामी जमातें हैं, ये फिर आगे फसाद बर्पा करती है पूरी कंट्री में। लेकिन हमारे जैसे कई लोग हैं वो ये समझते हैं कि नहीं यार ये तो दीन की खातर निकले हुए, इनको मसला समझ नहीं लगा, ये रोटियां जो है हाँ, ये मौलाना फजलुर रहमान जो है ये सबसे बड़ा कह लें कि कठपुतली है ये आर्मी की, ये तो पता चल रहा है हमें। लेकिन खैर भाई बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, बड़ी शानदार वीडियो थी। हमने कह लें कि कुछ ख़ास जो बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया, लेकिन बड़ी कमाल की वीडियो थी। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान आए थे अपने वफ्द के साथ, और इनका बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया नवाज शरीफ की तरफ। बिल्कुल दोस्तों,
बहरहाल बड़ी शानदार और दिल को छूने वाली ये दोस्तों वीडियो थी। मज़ा आया वीडियो देखकर और आपको उम्मीद करते दोस्तों मज़ा आया होगा। तो वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर पेश करें।